दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम सफर हिंदुस्तान में। मैं अकी सालो आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। पिछले 4 एपिसोड जो थे हमारे इस सीजन 1 के, इस पे मैंने सबसे ज़्यादा तवज्जो जिस बात पर दिया था वो है हमारे देश की अर्थव्यवस्था। और हमारे देश की अर्थव्यवस्था अगर हमें समझना है तो फिर हमें उस काल में जाना होगा जो हमारी देश के आज़ादी के बाद का सबसे पहले कुछ कदम थे। हमारे देश की आज़ादी में जो सबसे बड़े भागीदार थे उन्होंने पढ़ाई बाहर के देशों से, इंग्लैंड जैसे देशों से किए थे, और इसीलिए देश की आज़ादी के बाद उन्होंने सबसे ज़्यादा तवज्जो दिए थे हमारी शिक्षा पे। दोस्तों, आज के युग में जो पूरे हिंदुस्तान में आपको बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स दिखते हैं, आईआईटी जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ दिखते हैं, इसका कारण है वो लोग जिन्होंने आज़ादी के बाद हमारे देश को शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी। इसी के लिए पूरे देश में सबसे ज़्यादा इंजीनियर और डॉक्टर्स की पैदाइश हुई। दोस्तों, पूरे विश्व में लोग हिंदुस्तानी को एक डॉक्टर या फिर इंजीनियर की हैसियत से देखते हैं कि हमारे लिए बहुत बड़ी सफलता हासिल हो चुकी है। इसके बाद उन्होंने जो दूसरा सबसे बड़ा कार्य किया था वो थे हमारे देश में जगह जगह जो धरण बनाए थे। इससे हरित क्रांति को और ज़्यादा हौसला मिला। जो जगह जगह धरण बने थे उसकी वजह से छोटे छोटे गाँव में पानी पहुंचा। उसकी वजह से जो खेती हुई और फिर खेती की वजह से जिस तरीके का उत्पन्न हुआ वो 5 से 7-8 गुना बढ़ता गया। इसकी वजह से हमारा देश आयात करने की जगह बाहर के देशों में हमारा जो बचा हुआ उत्पन्न था, जो खेती से उत्पन्न था, उसे भेजने लगा। और वहाँ शुरू हुई हमारी सबसे बड़ी सफलता जो हमारे आर्थिक व्यवस्था में हमारी सबसे ज़्यादा साझेदार थी। दोस्तों, उसके बाद 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी उसकी वजह से हम बैंक में, एक आम इंसान बैंक में जाकर खाता खोल पाया था। और बैंक के राष्ट्रीयकरण के कुछ सालों के बाद एक 1991 में हमारी अर्थव्यवस्था खुल गई, जिसे खुली अर्थव्यवस्था कहा जाता है, जिसकी वजह से बाहर के देश हमारे देश में आकर व्यवसाय कर सके। बाहर के बड़े बड़े कंपनीज हमारे देश में आकर अपना पैसा साथ ले आकर यहाँ पर नए नए मशीनरीज, फैक्ट्रीज की आयात कर सके, जिसका सबसे बड़ा फायदा हमारे जो खेती को हुआ, जिसकी वजह से खेतों में ट्रैक्टर और नए नए मशीनरीज का उपयोग हो पाया था। और ये इसके बाद भी और भी कई सारे नए कानून जो थे वो हटाए भी गए थे। जैसे पहले परमिट राज, लाइसेंस राज, ये सब तरीके का एक हाथ नजरिए से देखा जाए तो गुंडा राज ही चलता था, जिसे हटाया गया था। दोस्तों, ये सारे बड़े फैसले थे, क्योंकि ये फैसले लेने से पहले हमारे पास सिर्फ फियाट और एम्बेसडर जैसे गाड़ियां थी। लेकिन फिर बाद में सारे कंपनीज आने के बाद हमारे देश के पास सुजुकी और कई गाड़ियां, बाइक की कंपनीज और मशीनरीज की कंपनीज और कई सारी चीजें आने शुरू हो गई। इसके बाद और एक बड़ा फैसला जो लिया गया था वो था कंप्यूटरीकरण और संचार की नई नीतियां, जिसकी वजह से आज हमारे पास जो मोबाइल फोन है ये उसी जमाने में लिए गए नीतियों की देन है। हालांकि वो जमाने में लोग डरते थे कि अगर कंप्यूटर आएगा तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी, तो हमारे हाथ का जो रोजगार है वो चला जाएगा, क्योंकि मशीन्स काम करना शुरू होंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमारे देश की और तरक्की हुई और आज तो हमारे देश को पूरे विश्व में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और कंप्यूटर इंजीनियर्स के नाम से एक हिंदुस्तानी की पहचान है। आप अगर लंदन और अमेरिका जैसे देशों में देखेंगे, लोग एक हिंदुस्तानी को एक इंजीनियर की नजरिए से ही देखते हैं। दोस्तों, देश चलाने का काम सरकार करती है। कंपनीज और निजी फैक्ट्रियां चलाना ये देश की सरकार का काम नहीं होता, ये निजी कंपनियों का काम होता है। क्योंकि अगर देश की सरकार
देश चलाने की जगह अगर फैक्ट्रीज और कंपनीज चलाने के मुनाफे में अगर ज्यादा दिलचस्पी रखेगी तो लोगों के हित में काम नहीं करेगी, उन कंपनी के मुनाफों के लिए ज्यादा काम करेगी। और देश की सरकार के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो खुद हर चीज, बड़े बड़े कंपनीज और हर चीज को खुद संभाले। इसलिए जो निजीकरण, बड़े बड़े कंपनियों और बड़े बड़े क्षेत्रों का जो निजीकरण हुआ, वो एक बहुत बड़ा फैसला उस जमाने में लिया गया था, जिसकी वजह से टाटा, महिंद्रा और अन्य कंपनीज अलग अलग फैक्ट्रीज और अलग अलग क्षेत्र में काम कर पाए। आज सुई से लेकर हवाई जहाज तक हर चीज का निर्माण हमारे भारत में हुआ, हर चीज के फैक्ट्रीज हमारे भारत में, हर चीज हमारे देश में बनती है। पहले हमारे देश में छोटे छोटे जो गांव खेड़े थे, वहां तक बिजली, रास्ते ये नहीं थे ही नहीं, बल्कि एक छोटे गांव खेड़े में आपको चलकर ही जाना पड़ता था। एक छोटे गांव खेड़े में बिजली कभी आई ही नहीं थी। अगर आज भी आप अपने घर में किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछेंगे कि उनके बचपने में स्कूल के वक्त क्या छोटे गांव खेड़ों में बिजली थी, तो उनका सीधा जवाब है ना, क्योंकि तभी बिजली और रास्ते नहीं थे। आज हमारे पास ये सब है, और ये सब देन है ये पिछले कई सालों की जो हमारी अर्थव्यवस्था और जिस तरीके से हमारे देश को चलाया गया, उसका नतीजा है ये। दोस्तों, इसके बाद हमारे देश की राजनीति बदली और हमारे देश की राजनीति इस तरीके से बदली कि पूरा माहौल ही बिगड़ गया, और वहां शुरुआत हुई हमारे देश में बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार की। इस भ्रष्टाचार ने हमारे देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। हमारी देश की आर्थिक व्यवस्था जो अच्छी थी वो बिगड़ती शुरू हो गई। महंगाई, बेरोजगारी और संकट में रहे किसान दिन ब दिन बढ़ते गए। हमारे देश में हालांकि तभी भी ITI जैसे नए कोर्सेस, जिसे तुरंत काम पे लग सकते हैं, वैसे कोर्सेस शुरू हुए जिनका नाम था सेंटर फॉर एक्सीलेंस करके। उन कोर्सेस को ही बदला गया, कोर्सेस वही थे, सिर्फ उनका नाम बदला गया। सेंटर फॉर एक्सीलेंस का नया नाम मुझे लगता है पिछली सरकार ने रखा स्किल इंडिया, सिर्फ नाम बदले गए। पहले भी था मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया बदल के हुआ मेक इन इंडिया। तो ऐसे नाम बदले गए। राजनीति में ऐसी चीजें होती है, लेकिन हमारे देश की राजनीति कुछ ज्यादा ही नीचे गिरती चली गई। इस गंदी राजनीति की वजह से हमारे देश में कई घोटाले हुए, हकीकत में हुए, और कई घोटालों को सिर्फ घोटाले का नाम देकर सरकार का नाम बर्बाद किया भी गया था, जैसे 2G स्कैम और फिर कोयला घोटाला। अगर समझो 2G स्कैम हकीकत में जो कि हमारे मोबाइल का नेटवर्क होता है 2G, उसका अगर समझो स्कैम हुआ था, अगर वो बड़ा घोटाला हुआ था, तो फिर हमारा जो फोन कॉल के जो पैसे लगते हैं वो हो सकता था 15 रुपए प्रति मिनट, अगर उतने बड़े स्तर पर घोटाला होता तो। और शायद अगर वो घोटाला नहीं हुआ, जो मेरा मानना है कि वो घोटाला नहीं हुआ, इसीलिए तो आज हमारे पास मुफ्त में एक दूसरे को फोन करने की सुविधा है। हालांकि सिर्फ फोन करने की ही नहीं, आज हम बहुत ही कम पैसे खर्च करके अच्छे से 4G का इंटरनेट यूज कर पा रहे हैं। दोस्तों, भ्रष्टाचार हमारे देश में दिन ब दिन फैलता गया। आज एक ग्रेजुएट या फिर एक मास्टर्स जब होता है तो उसके पास रोजगार नहीं होता। हमारे बच्चे जब ग्रेजुएट और मास्टर्स होने के बाद कोई शहर में जाकर जोमेटो या फिर स्विगी जैसे फूड डिलीवरी सर्विस में अगर काम करें, या फिर हमारे देश में जो ड्राइवर्स होते हैं, ओला और उबर ड्राइवर, वो अगर ग्रेजुएट और मास्टर्स लेकर बैठे हैं, इसका मतलब हमारे देश में बेरोजगारी बहुत है। पढ़े लिखे लोगों के लिए भी बेरोजगारी बहुत है, और इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश में हुए भ्रष्टाचार को। दोस्तों, तब पेट्रोल का, आज से तकरीबन 8-10 साल पहले पेट्रोल का दाम था 60 रुपया प्रति लीटर, और आज वो बढ़कर हुआ है 112 रुपया प्रति लीटर। हमारे पेट्रोल जैसे चीजों की महंगाई दिन ब दिन बढ़ती गई। उसी तरीके से हमारे देश में दाल और अन्य सब्जी, भाजी, हर चीज का भाव भी बढ़ता गया। लेकिन जब कोई
खेती के बाद खेती के किए गए उत्पन्नों का भाव बढ़ता है तो हमारी मीडिया बहुत हंगामा मचाती है कि दाल का भाव इतना बढ़ गया। उसी के साथ जब कोई बड़े कंपनीज जैसे हमारा टूथपेस्ट, साबुन और अन्य चीजें जो हम कंपनी से खरीदते हैं उनका भाव जब बढ़ता है, मीडिया कभी हंगामा नहीं मचाता। दोस्तों, इसका सबसे बड़ा नुकसान हुआ है हमारे किसानों पर। पहले के जमाने में 80 रुपए 1 तोला सोना का होता था, यानी 10 ग्राम जिसे 1 तोला कहा जाता है वो 80 रुपए में आप खरीदी कर सकते थे। और वो 10 ग्राम सोना आप अगर बेचे तो आपको 4 गोनी यानी 400 किलो गेहूं मिलता था। फिर मैं दोहराता हूं, 400 किलो गेहूं यानी 4 गोनी गेहूं से आप 1 तोला यानी 10 ग्राम सोना खरीद पाते थे। और उसके बाद आज अगर आप 400 किलो गेहूं यानी 4 बोरी गेहूं अगर बेचे तो तकरीबन 7,200 रुपए मिलते हैं। लेकिन अगर उसी के साथ अगर आप सोना खरीदने गए, 1 तोला सोना यानी 10 ग्राम सोने का भाव है 35,000 रुपए। यानी हमारे किसानों को जो उत्पन्न के पैसे मिलते हैं वो कम मिलते जा रहे हैं, उनको सही भाव नहीं मिल रहा है। तो इसकी वजह से हमारे देश में जो सबसे ज्यादा लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनका बहुत नुकसान हुआ है। दोस्तों, कभी भी एक देश को तरक्की करने के लिए या फिर उसकी अर्थव्यवस्था को बहुत मजबूत होने के लिए देश के सारे लोगों के बारे में सोचना जरूरी है। हमारे देश में जो किसान है वो किसान सिर्फ अपने खेतों पे निर्भर है। हालांकि वो आज खेत के साथ पशुपालन और कई और व्यवसाय साथ में भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए उनको काफी सारा सरकार का सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है, जो कि नहीं मिलता, जिसके कारण आज हमारे किसान सिर्फ अपनी जमीन पर निर्भर है। पहले एक जमीन में अगर समझो 10 लोगों का खाना पीना होता था पूरे परिवार का, तो परिवार बहुत बढ़ चुका है। हमारे देश की आबादी आजादी के बाद से लेकर अब तक 4 या 5 गुना बढ़ चुकी है। तो जमीन उतनी ही रहेगी, लेकिन जमीन पर निर्भर रहने वाले लोग बहुत संख्या में बढ़ गए। और दोस्तों, एक बहुत बड़ा कारण हमारे देश में हमारी अर्थव्यवस्था हमें एक आम इंसान, एक आम नागरिक को न समझने का कारण यह है कि काफी सारे लोग जो शहरों, बड़े बड़े शहरों में रहते हैं, उन्हें शायद हमारे छोटे छोटे गांव और छोटे छोटे कस्बों में जो भी चीजें होती है, जो भी उन लोगों की आर्थिक परिस्थिति है, उनसे वो वाकिफ नहीं है। तो जो हमारे गांवों का और बड़े शहरों का ये जो मिलाप है वो एक दूसरे को समझ नहीं पाते। दोस्तों, आज का जो विषय है अर्थव्यवस्था, ये बहुत ही बड़ा विषय है, इसीलिए हम इसे 2 भाग में समझने की कोशिश करेंगे। आधा भाग हम कल समझेंगे, जो होगा हमारा एपिसोड 6 सीजन 1 का। और इसी के साथ मैं आज आपको कहना चाहूंगा धन्यवाद, और फिर मिलेंगे कल। जय हिंद।